नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच मद्रास हाई कोर्ट ने पीर के रोज इलेक्शन कमीशन को कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस ने तो ये तक कह दिया है कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। उन्होंने कमीशन को इंतबाह दिया कि 2 मई को काउंटिंग के दिन के लिए कोविड प्रोटोकॉल बनाए जाएं और उन पर अमल हो। ऐसा नहीं हुआ तो हम काउंटिंग शेड्यूल को रोकने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट तमिलनाडु की करूर असेंबली सीट पर होने वाली काउंटिंग को लेकर दायर पिटीशन पर सुनवाई कर रहा था। पिटीशन में मांग की गई कि इस असेंबली सीट पर 77 उम्मीदवार मैदान में हैं, इसीलिए 2 मई को काउंटिंग के दिन वहां कोविड प्रोटोकॉल पर अमल होना चाहिए। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सनी बैनर्जी नाराज हो गए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से पूछा, जब इलेक्शन रैलियां हो रही थी तब आप दूसरे प्लैनेट पर थे क्या? रैलियों के दौरान टूट रहे कोविड प्रोटोकॉल को आपने क्यों नहीं रोका? बिना सोशल डिस्टेंसिंग के इलेक्शन रैलियां होती रहीं। आज के हालात के लिए आपकी तंजीम, आपकी इंस्टीट्यूशन ही जिम्मेदार है। कोरोना की दूसरी लहर के लिए आप जिम्मेदार हैं। इलेक्शन कमीशन के अफसरों पर तो मुमकिना कत्ल का मुकदमा चलना चाहिए। इस मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। काउंटिंग को लेकर हाईकोर्ट की जो 6 रिमार्क्स अहम हैं वो हम आपको बताते हैं कि आप इसे कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप ये यकीनी बनाएं कि काउंटिंग के दिन कोविड प्रोटोकॉल पर अमल हो। दूसरा, किसी भी कीमत पर सियासी या गैर सियासी वजह से काउंटिंग का दिन कोरोना के मामलों को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। या तो काउंटिंग तरीके से हो या फिर उसे टाल दिया जाए। लोगों की सेहत सबसे अहम है। ये बात परेशान करती है कि इंतज़ामिया को इस बात की याद दिलानी पड़ती है। जब शहरी जिंदा रहेंगे तभी वो उन हुकूक का इस्तेमाल कर पाएंगे जो उन्हें इस मुल्क में मिले हैं। आज के हालात जिंदा रहने और लोगों को बचाए रखने के लिए हैं। दूसरी सारी चीजें इसके बाद आती हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा मुतासिर किया है। यहां पिछले 24 घंटों में दुनिया में मिले जुमला केसेस के 48% मुतासरीन मिले हैं। पूरी दुनिया में पिछले 24 घंटों में 7,27,000 से ज्यादा केसेस मिले। इसमें अकेले हिंदुस्तान में मिले केसेस 3,54,000 हैं। यह हिंदुस्तान में इन्फेक्शन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हिंदुस्तान में पिछले कुछ दिनों से हर रोज 3 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। वहीं दुनिया में अब तक 31,22,000 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। जुमला 14 करोड़ 78 लाख केसेस सामने आ चुके हैं। 12 करोड़ 53 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में दुनिया में 9,924 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। अभी एक्टिव केसेस यानी वो मरीज जिनका इलाज चल रहा है उनकी तादाद 1 करोड़ 89 लाख है। इससे पहले दुनिया में हफ्ते के रोज एक दिन में सबसे ज्यादा 8,97,000 लोग इन्फेक्शन से मुतासिर हुए थे। हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 3,54,533 नए मुतासरीन सामने आए। ये दुनिया के किसी भी मुल्क में एक दिन में मिलने वाले मुतासरीन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस दौरान 2,806 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई। राहत की बात यह है कि रिकवर होने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। इतवार के रोज यानी पिछले 24 घंटों में 2,18,561 लोगों ने कोरोना को मात दी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटका में कल से 14 दिन का लॉकडाउन रहेगा। वजीर आला BS येदियुरप्पा ने पीर के रोज इसका ऐलान किया। ये लॉकडाउन कल रात 9 बजे से लागू होगा। वहां पिछले 20 दिनों में कोरोना के रोजाना मामलों में 6.5 गुना तक की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। 5 अप्रैल को वहां 5,279 मुतासरीन की पहचान हुई थी। यह आंकड़ा 25 अप्रैल को बढ़कर 34,804 तक पहुंच गया। ಪೆಂಡಮಿಕ್ ಕೋವಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಹೋದರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿನದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ, ತಜ್ಞರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದು
तेलंगाना में कोविड-19 के 6,551 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 4,01,783 हो गई है। रियासत में बहसीत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 2,042 हो गई, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 43 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया कि रियासत में 13,804 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 3,34,144 हो गई। रियासत में एक्टिव केसेस की तादाद 65,597 है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 73,275 कोविड-19 के मायने किए गए, ताहम 4,176 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहसीत मजमूई 1,25,00,000 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। जीएचएमसी के हुदूद में 1418 नए मामलात दर्ज किए गए हैं। बकिया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बहरान में बदल चुकी है। अस्पताल भर चुके हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कम पड़ रही है, मरीज डॉक्टरों का इंतजार करते हुए दम तोड़ रहे हैं। मरने वालों का जो असल आंकड़ा है वो सरकारी आंकड़े से बहुत ज़्यादा है। दुनिया के लगभग आधे से आधे नए केसेस हिंदुस्तान में मिल रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये तादाद काफ़ी बेचैन करने वाली है, फिर भी वायरस के फैलाव की सही हालत नहीं दिखाई जा रही है। डेटा छुपाने के लिए रियासतों पर मरकजी हुकूमत का दबाव है। इधर साइंटिस्ट इस बात को लेकर फिक्रमंद है कि हिंदुस्तान में वायरस के नए स्ट्रेन ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। वैक्सीन का ज़्यादा जो रेसिस्टेंस है वो दिखा सकते हैं। नए मरीजों की तेज़ बढ़ोतरी के पीछे वायरस के नए स्ट्रेन के रोल को नकारा नहीं जा रहा है। मुल्क के अलग अलग मकामात पर शमशान घाटों में लोगों से हुई बातचीत से पता लगता है कि मौतों की सही तादाद सरकारी आंकड़ों से बहुत ज़्यादा है। जुमला अमवात का आंकड़ा 2 लाख के करीब पहुंचने की सरकारी जानकारी मुश्तबा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कायदीन और जो इंतज़ामिया चला रहे हैं उनकी बड़ी तादाद में मौतों की अनदेखी करते हैं या गिनती कम कर रहे हैं। अफराद ख़ानदान भी शर्म के मारे कोरोना से अमवात की जानकारी छिपा रहे हैं। कभी ना बंद होने वाले इंडस्ट्रियल प्लांट की तरह अहमदाबाद में एक बड़े विश्राम घाट में 24 घंटे चिताएं जल रही हैं। वहां काम करने वाले सुरेश भाई बताते हैं कि उन्होंने पहले कभी मौतों का ऐसा ना ख़त्म होने वाला लामुतनाही सिलसिला नहीं देखा, लेकिन वो मरने वालों के अफराद ख़ानदान के जो पेपर स्लिप लेते हैं उनमें मौत की वजह नहीं लिखते। वो कहते हैं कि ओहदेदारों ने ऐसा करने के अहकाम दिए हैं। हिंदुस्तान की हालत पर गहराई से नज़र रखने वाली मिशिगन यूनिवर्सिटी की एक्सपर्ट भ्रमर मुखर्जी का कहना है कि ये पूरी तरह से आंकड़ों का खेल है। हमने जितने मॉडल बनाए हैं उसकी बुनियाद पर हमारा यकीन है कि हिंदुस्तान में बताई जा रही तादाद से 2 से 5 गुना तक ज़ायद अमवात हो रही हैं। कुछ माह पहले हिंदुस्तान में हालात अच्छे थे, ये सोच कर के बुरे दिन बीत गए। ओहदेदारों और शहरियों ने एहतियात बरतना छोड़ दिया। अब अनगिनत हिंदुस्तानी सोशल मीडिया पर अस्पताल, बेड, दवाइयाँ और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दिलाने के मैसेजेस कर रहे हैं। एक अखबार ने नेशनल इमरजेंसी जैसी हेडलाइन लगा रखी है। मुल्क भर में इज्तिमाई तौर पे आखिरी रसूमात अंजाम दिए जा रहे हैं। कई बार दर्जनों चिताएं एक साथ जलाई जा रही हैं, जबकि दूसरी जानिब हिंदुस्तान का वैक्सीन लगाने का जो ड्राइव है वो घिसट रहा है। एक वैक्सीन प्रोड्यूसर दुनिया का एक सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर होने के बावजूद अब तक सिर्फ 10% हिंदुस्तानियों को ही वैक्सीन लग पाई है। बढ़ते कोरोना इन्फेक्शन पर हुकूमतें भी बेबस नजर आ रही हैं। पीर के रोज नीति आयोग ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब हमें घर के अंदर अफराद ख़ानदान के साथ रहते हुए भी मास्क पहनना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि मेहमानों को घर पर ना बुलाएं। नीति आयोग में हेल्थ मिनिस्ट्री के मेंबर डायरेक्टर वीके पॉल ने कहा कि डर या खौफ ना फैलाएं, इससे हालात सुधरने के बजाय बिगड़ सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अब लोग घर में भी मास्क लगाने लगे हैं। नीति आयोग में हेल्थ मिनिस्ट्री के मेंबर डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि रिसर्च बताती है कि अगर एक शख्स
फिजिकल डिस्टेंसिंग ना अपनाए तो वो 30 दिन में 406 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। अगर कोरोना पॉजिटिव शख्स अपने फिजिकल एक्सपोजर 50% तक कम कर देता है तो एक महीने में 15 लोग और 75% कम करने पर 2.5 लोगों को ही इन्फेक्ट कर पाएगा। होम आइसोलेशन में अनइन्फेक्टेड शख्स ने मास्क लगाया है और इन्फेक्टेड शख्स ने मास्क नहीं लगाया तो इन्फेक्शन का खतरा 30% रहेगा। अगर इन्फेक्टेड और अनइन्फेक्टेड शख्स दोनों ने मास्क लगाया तो इन्फेक्शन का खतरा घटकर सिर्फ 1.5%, सिर्फ 1.5% रहेगा। हुकूमत के मुताबिक पूरे मुल्क में अब तक वैक्सीन के 14 करोड़ से ज्यादा डोज दिए जा चुके हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को दूसरा डोज भी लग चुका है। झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़ जैसे 12 रियासतों ने अपने 90% से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन का पहला डोज दे दिया है। ऑक्सीजन की कमी से जुड़े एक सवाल पर कहा गया कि हुकूमत ने अस्पतालों को ऑक्सीजन का सही तरीके और एहतियात से इस्तेमाल करने को कहा। हमें ऑक्सीजन का लीकेज भी रोकना होगा। This peak, second peak, the Government of India has also issued new guidelines on restrictions to be imposed. You heard Love talking about breaking the chains of transmission, कि वायरस जो आगे बढ़ता है उसको रोकना है, उसको धीरे करना है, उसको पकड़ना है। तो उसके लिए हम फिजिकल डिस्टेंसिंग करते हैं, मास्क लगाते हैं, उसके लिए हम कॉन्टैक्ट्स को बाहर आइसोलेट करते हैं, पेशेंट को आइसोलेट करते हैं और उसके लिए हम वैक्सीन लगवाते हैं। लेकिन सोसाइटल लेवल पे, ये तो इंडिविजुअल लेवल की बात है, सोसाइटल लेवल पे इसी कंटेनमेंट को पूरे जोर से आगे करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस को भी अपनाया जाना चाहिए और अपनाया गया है और अपनाया जाने के लिए नए निर्देश लागू किए गए हैं। देश में जहाँ भी ज्योग्राफीज में, टाउन्स में, एरियाज में, सिटी में भी हो सकता है, ज़िले में भी, जहाँ भी हमारा टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो 10% है या उससे ज़्यादा है, या कि हॉस्पिटल्स जो हमारे ऑक्सीजन बेड है और आईसीयू के बेड में, उनमें ऑक्यूपेंसी 60% से ज़्यादा हो गई है, तो जहाँ ये चीज़ प्रिवेल हो रही है वहाँ नई रिस्ट्रिक्शंस जो कुछ तो कॉमन चली हुई हैं इस पीरियड में रही हैं, लेकिन जो मोर इंटेंस रिस्ट्रिक्शंस का प्रावधान किया गया है। नाइट कर्फ्यू की बात हो और पर्टिकुलरली सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चर्स, फेस्टिवल, रिलीजियस रिलेटेड गैदरिंग, कांग्रीगेशन, सबको बंद किया गया है। मार्केट प्लेसेस को, जिम्स को, इन सबको बंद करने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। आप इसको ज़रूर जानते हैं, लेकिन मैं सोचा कि ये इम्पॉर्टेंट है, इस बात को भी कहा जाए। और अटेंडेंस वगैरह की भी जो बात है, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट की भी बात है, और ये भी कहा गया है कि दीज आर इंडिकेटिव गाइडलाइंस एंड द स्टेट्स कैन टेक डिसीजन बेस्ड ऑन द लोकल सिचुएशन। सो एक एडिशनल अप्रोच जो इंटेंस कंटेनमेंट की है, रिस्ट्रिक्शंस के साथ, this peak, second peak, the Government of India has also issued new guidelines on restrictions to be imposed. You heard Love talking about breaking the chains of transmission, कि वायरस जो आगे बढ़ता है उसको रोकना है, उसको धीरे करना है, उसको पकड़ना है। तो उसके लिए हम फिजिकल डिस्टेंसिंग करते हैं, मास्क लगाते हैं, उसके लिए हम कॉन्टैक्ट्स को बाहर आइसोलेट करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक होती जा रही है। इसी बीच इतवार की रात हिसार के एक निजी अस्पताल में भी 5 कोरोना मुतासरीन की मौत हो गई। इसके बाद मरने वालों के अफराद खानदान अस्पताल को और अस्पताल इंतजामिया हुकूमत को कोसता नजर आ रहा है। पीर की सुबह अस्पताल में खासा हंगामा हुआ। मामला हिसार के सोनी बर्न हॉस्पिटल का है। बीते दिन वहां पंजाब के मानसा जिले के गांव हाजीवाला के रहने वाले 60 साल अरविंद, हिसार जिले के गांव ढानी खान बहादुर के राजेश्वर, सितेंद्र, राजेराम और दिल्ली के धर्म कॉलोनी के रहने वाले अनिल कुमार को कोरोना वार्ड में भर्ती कराया गया था। ये सभी वेंटिलेटर पर थे। इतवार की रात अचानक अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई।
4 घंटे की जद्दोजहद के बाद बड़ी मुश्किल से 2 सिलेंडर मिल पाए और जब तक उन्हें लगाया गया एक एक करके पांचों की सांसें थम गईं। इसके बाद पीर की सुबह मरने वालों के अफराद खानदान ने अस्पताल के अहाते में हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने इलाज में कोताही बरतने का इल्ज़ाम लगाया। वहीं इस बारे में अस्पताल के मालिक डॉक्टर रजत सोनी का कहना है कि उनकी तरफ से किसी भी तरह की कोई ढील नहीं बरती गई। डॉक्टर सोनी के मुताबिक अस्पताल में 22 में से 15 बेड कोविड पेशेंट्स के लिए रिजर्व किए गए हैं। 7 ऑक्सीजन सिलेंडर भी हैं, लेकिन वक्त पर प्लांट से सप्लाई ही नहीं मिल पाई तो हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जब ऑक्सीजन लेने के लिए टीम को प्लांट में भेजा गया तो वहां पहले से ही लंबी लाइन लगी हुई थी। सुबह 4 बजे तक उनकी टीम को ऑक्सीजन नहीं मिली और प्लांट को शट डाउन कर दिया गया। बड़ी मुश्किल से इधर उधर से 2 सिलेंडर का जुगाड़ हो पाया, लेकिन तब तक वहां 5 मरीजों की सांसें थम चुकी थी। कोरोना से लड़ाई में मुल्क में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। इसको ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने बड़ी राहत दी है। मरकज़ी हुकूमत ने सभी बंदरगाहों से कहा है कि वो ऑक्सीजन और उससे मुताल्लिक़ इक्विपमेंट लाने वाले जहाज़ों से किसी भी किस्म का चार्ज ना लें। हुकूमत ने फ़िलहाल 3 महीने तक चार्ज ना लेने के लिए कहा। ज़रूरत पड़ने पर चार्ज में छूट को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज की तरफ से जारी बयान के मुताबिक सभी बंदरगाहों से कहा गया है कि वो ऑक्सीजन और इससे मुताल्लिक़ प्रोडक्ट्स लाने वाले जहाज़ों को प्रायोरिटी दें। इसमें मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टैंक, ऑक्सीजन बोतल, पोर्टेबल ऑक्सीजन जनरेटर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लाने वाले जहाज़ शामिल हैं। हुकूमत ने जिन चार्ज को हटाने के लिए कहा, उनमें बंदरगाह ट्रस्ट की जानिब से लगाए जाने वाले और दीगर चार्जेस भी शामिल हैं। मुल्क में मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत को ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने इसके इंपोर्ट पर लगने वाले बेसिक कस्टम्स ड्यूटी और हेल्थ सेस की भी छूट दी है। ये छूट 3 महीनों के लिए दी गई है। ऑक्सीजन और इससे मुताल्लिक़ प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर 5% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। इसके अलावा ऑक्सीजन के इंपोर्ट पर 10% हेल्थ सरचार्ज और 18% IGST लगता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी CBIC ने इंपोर्ट की जाने वाली ऑक्सीजन और कोरोना वायरस से मुतालिक मेडिकल इक्विपमेंट्स के कस्टम्स क्लियरेंस के लिए नया फॉर्म जारी किया। एक्सपोर्टर कोई मसला होने पर इस सिंगल पेज फॉर्म को ऑनलाइन भरकर कस्टम्स क्लियरेंस पा सकते हैं। इस फॉर्म में एक्सपोर्टर्स को इंपोर्ट किए जाने वाले सामान और इसके इस्तेमाल होने वाली जानकारी देनी होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कंसर्न डिपार्टमेंट से ऑक्सीजन और इससे मुताल्लिक प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर जल्द से जल्द कस्टम्स क्लियरेंस देने के लिए सिस्टम बनाने के लिए कहा था। फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन के बाद अमेरिका ने भी मुसीबत की घड़ी में हिंदुस्तान की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। इसी के मद्देनजर पीर के रोज अमेरिका के 318 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। इससे पहले हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक इतवार की देर रात अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि वबा की शुरुआत में हिंदुस्तान ने हमारे अस्पतालों में मदद भेजी थी, अब जबकि उसे ज़रूरत है तो हम मदद के लिए तैयार खड़े हैं। नायब सदर कमला हैरिस ने कहा कि हम हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि कोरोना की इस लहर के दौरान जल्दी से जल्दी मदद और साजो सामान भेजा जा सके। इससे पहले यूएस ने वैक्सीन के कच्चे माल पर लगी रोक हटाते हुए हिंदुस्तान को फौरी रॉ मटेरियल सप्लाई करने का फैसला लिया है। दुनिया की सबसे बड़ी दवा बनाने वाली कंपनी यानी पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदार पूनावाला ने अमेरिकी सदर जो बाइडन से कहा था कि अगर हम कोरोना के खिलाफ वाकई संगीन है तो वो कच्चे तेल के एक्सपोर्ट पर लगे पाबंदी को हटा दें। हिंदुस्तान में बिगड़ते हालात पर अमेरिका की चुप्पी पर सवाल उठ रहे थे। इसके बाद अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन ने इतवार के रोज हिंदुस्तान के NSA अजीत डोवल को फोन पर बात की। उन्होंने हिंदुस्तान में बढ़ते कोरोना केसेस पर फिक्र का इजहार किया। सुलिवन ने कहा कि हिंदुस्तान में बन रही कोविशील्ड वैक्सीन के लिए जिस कच्चे माल की जरूरत होगी अमेरिका उसे फौरी मुहैया कराएगा। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से हिंदुस्तान को रैपिड टेस्ट किट, वेंटिलेटर्स और PPE किट भी मुहैया कराई जाएंगी। जोधपुर के MP और मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत की कोरोना मरीज के अफराद खानदान को दी गई एक सलाह बहस में है। दरअसल मंत्री जी पीर के रोज जोधपुर में अस्पतालों में
इंतजाम का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। एमडीएम अस्पताल में एक मरीज के अफराद खानदान की 2 खवातीन ने उनसे मदद मांगी। इस पर शेखावत ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, आप बालाजी महाराज को नारियल चढ़ा देना, भगवान सब ठीक कर देंगे। इसके बाद वो आगे बढ़ गए। जोधपुर में कोरोना इन्फेक्शन बेकाबू हो चुका है। मुतासरीन की तादाद रोजाना नए रिकॉर्ड बना रही है। अस्पतालों में लगातार बेड्स की तादाद बढ़ाने के बावजूद सभी पूरी कैपेसिटी से भरे हुए हैं। शहर में 18 अप्रैल के बाद से हर दिन 1400 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इतवार को वहां 1412 नए मरीजों की पहचान हुई थी। एम्स से हमने अपेक्षा की थी कि वो 160 से 250 बेड्स तक लेकर के जाए, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा एम्स प्रशासन का कि उन्होंने 250 की बजाय 290 बेड्स आज किए हैं। आपदा बड़ी है, हम सबको संभल करके रहना होगा। हम सबको जो है सोशल डिस्टेंसिंग और इसके सारे प्रोटोकॉल्स का, हाइजीनिक प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में 18 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम लोगों को मुफ्त वैक्सीन फराहम करने का ऐलान किया और उसकी खातिर दिल्ली हुकूमत ने 1,34,00,000 टीके खरीदने को मंजूरी दे दी है। केजरीवाल ने पीर के रोज सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि हम जल्द से जल्द वैक्सीन खरीद कर पूरी दिल्ली में बड़े पैमाने पर टीकाकारी करवाने का मंसूबा बना रहे हैं। ये मुशाहिदा किया गया है कि जो लोग टीका लगवाते हैं उनमें या तो कोरोना वायरस नहीं होता है या जिनको ये होता है उनके हालात संगीन नहीं होते। वैक्सीन साज 2 कंपनियों ने मरकजी हुकूमत को 150 रुपये में और रियासती हुकूमतों को 400 और 600 रुपये में वैक्सीन देने की बात कही है, जबकि टीके की कीमत सबसे एकसा होनी चाहिए। यह वक्त मुनाफा कमाने का नहीं है बल्कि इंसानियत की मदद करने का है। मुझे उम्मीद है कि वैक्सीन बनाने वाले इदारे खुद ही इसकी कीमत 150 रुपये कर देंगे। जैसा हम देख रहे हैं देश भर में कोरोना का बहुत ज़बरदस्त कहर छाया हुआ है और इस कोरोना काल में जो सबको लग रहा है कि समाधान इसका एक ही है, वो है वैक्सीन। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द और बड़े स्तर के ऊपर कैसे लोगों को वैक्सीन किया जाए, इसका पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। आज सुबह हम लोगों ने दिल्ली में 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदी जाए और लोगों को लगाई जाए। इस महामारी में वैक्सीन एक समाधान निकल के आ रहा है। वैक्सीन जिन लोगों को लगी है उनका एक तरफ कोरोना नहीं होता, या जिनको होता है उन लोगों को माइल्ड होता है। उनमें से अधिकतर लोगों को अस्पताल की ज़रूरत नहीं होती और अगर अस्पताल की ज़रूरत पड़े भी तो उनकी बीमारी सीरियस नहीं होती, ऐसा देखने में आया है। तो कोरोना एक तरह से अगर वैक्सीन सबको लग जाए तो कोरोना एक ऑर्डिनरी बीमारी की तरह हो जाएगी, अगर होगी भी तो ठीक हो जाएगी। इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में अभी कुछ महीने पहले तक कोरोना का इतनी ही ज़बरदस्त कहर था जैसे भारत के अंदर है, और वहाँ उन्होंने वैक्सीन बहुत बड़े स्तर के ऊपर अपने लोगों को लगाई। तो कोरोना के अंदर उस लहर के कम होने का, ख़त्म होने का एक बहुत बड़ा कारण एक्सपर्ट्स वैक्सीन को मानते हैं कि जिस इंटेंसिटी के साथ, एग्रेसिवनेस के साथ कोरोना वैक्सीन लगाई गई इंग्लैंड में, उसका कोरोना की लहर को ख़त्म करने में बड़ा योगदान रहा। जैसा हम देख रहे हैं देश भर में कोरोना का बहुत ज़बरदस्त कहर छाया हुआ है और इस
साबिक कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने पीर को कोरोना सूरत हाल पर हुकूमत को घेरते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी अवाम के मफाद में नहीं है और मुल्क को बीजेपी निज़ाम का मोहरा बनने नहीं दिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन लेना मुल्क के अवाम का हक है और कोरोना वबा को रोकने के लिए तमाम शहरियों को ये वैक्सीन मुफ्त में दी जानी चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया कि बहस बहुत हो चुकी है, शहरियों को ये वैक्सीन मुफ्त में मिलनी चाहिए, बात खत्म। हिंदुस्तान को बीजेपी निजाम की शिकार मत बनने दीजिए। मिजोरम के जंगलों में हफ्ते की रात से आग लगी हुई है। 48 घंटे में यह आग रियासत के चारों जिलों लुंगलेई, सेरछिप, लोंगट्लॉय और हनीथियाल के जंगलों तक फैल गई। इतवार तक कुछ शहरी इलाके भी आग की चपेट में थे। कई लोग घरों से अपना सामान लेकर सड़कों पर आ गए हैं। पिछले 2 दिनों से आग बुझाने में लगे फायर फाइटर्स भी अब थक गए हैं। इसके बाद रियासत के वजीर आला जोरम थंगा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। पीर के रोज इंडियन एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर जंगल की आग बुझाने में लग गए हैं। Lắc càng nó sắc phục vậy. Cú lại cho cú. Lắc càng về tắc anh. Nó này anh. Anh ấy có ở địa chung rồi đó. Thì cái. Có lần cho hỏi thầy ăn với chứ. Chim thằng ăn khẩn. 또 한 거에 편한 마음이. Tôi làm không? 아, 숨 Đây là bạn. Cái ròn phi. कोविड की वजह से तमाम एहतियात बरती जा रही हैं और गुज़िश्ता साल जहां बाहर के नमाजियों के लिए मस्जिद हराम कुछ माह के लिए बंद की गई थी, वहीं गुज़िश्ता साल बैरूनी ममालिक के लोगों को हज करने की इजाज़त भी नहीं थी। इस साल भी रमज़ानुल मुबारक कोरोना के खौफ के साए में गुजर रहा है, लेकिन इस साल मक्के मुकरमा में रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे में करीब 15 लाख इबादत गुजार मस्जिद हराम में दाखिल हुए। नमाजियों की इस तादाद का मस्जिद हराम के बैरूनी दरवाज़ों से गुजरने वालों से पता चला। अल अरेबिया.नेट पर शाया खबर के मुताबिक मस्जिद हराम में कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती एहतियाती तदाबीर की मुकम्मल पासदारी की जा रही है और लोगों को उम्रा के मनासिक के अलावा पंचवक्ता और तरावी की नमाजें भी इस मुक़द्दस मस्जिद में अदा करने की इजाज़त है। काबतुल्लाह के इर्द गिर्द मताफ में तवाफ़ करने वालों के लिए गुंजाइश में इजाफा कर दिया गया ताकि इबादत गुजार मुकर्ररा बाहमी फासला बरकरार रखते हुए सहूलत से तवाफ़ कर सकें और नमाजें अदा कर सकें। मस्जिद हराम में दाखिले का निज़ाम एक ऐप के ज़रिए कंट्रोल किया जा रहा है। ज़ायरीन इस ऐप पर अपने नामों का इंदराज करते हैं और इसके लिए मस्जिद में दाखिले का वक्त मुतय्यन कर दिया जाता है। अलबत्ता ज़ायरीन पर मज़ीद ये शर्त आयद की गई है कि वो कोविड-19 की वैक्सीन लगवा चुके हों और मस्जिद में उनके लिए हर वक्त मास्क पहनना लाजिम करार दिया गया है। इस साल रमज़ान में उम्रा अदा करने के लिए एक खुसूसी सरकारी इजाज़तनामा भी लाजमी करार दिया गया है। सऊदी हुक्काम ने इसी माह के अवाइल में खबरदार किया था कि अगर कोई भी फ़र्द बाज़ाब्ता इजाज़तनामे के बगैर उम्रा अदा करते हुए पकड़ा गया तो इस पर $2,666 यानी 10,000 सऊदी रियाल का जुर्माना आयद किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जापान के वज़ीर आज़म योशिहिडे सुगा से टेलीफोन पर बातचीत की। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने पीर को एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि दोनों रहनुमाओं ने अपने अपने ममालिक में कोविड की वबा से पैदा होने वाले सूरत हाल और उसके तनाजुर में मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने इन चैलेंजों से निपटने के लिए हिंदुस्तान और जापान के दरमियान करीबी ताउन की अहमियत का जिक्र किया। दोनों ममालिक के माबीन ज़रूरी साजो सामान की एक मुकम्मल सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के तबादले और महारत की तरक्की के बारे में भी बातचीत हुई। आपको बता दें कि अमरीकी सदर जो बाइडेन ने भी आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बात की और अपनी मदद की पेशकश की।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।